शिल्पा का शक यकीन में बदलता जा रहा था कि कोई न कोई बात है जो उदय और उसकी माँ उससे छुपा रहे हैं। और वो दिन भी आया जब सच उसके सामने था, लेकिन अब सच और झूठ का फैसला उसे ही करना था। रामदेव जी ने अपने दोस्त दिवाकर को उनकी बेटी शिल्पा के लिए उपयुक्त वर तलाशने में मदद करने हेतु अपने सहायक उदय से मिलवाया। दिवाकर और उनकी पत्नी सावित्री जी को सुदर्शन और विनम्र उदय अच्छा लगा। वह रेलवे वर्कशॉप में सहायक इंजीनियर था। परिवार में सिवा माँ के और कोई न था, जो एक जाने माने ट्यूटोरियल कॉलेज में पढ़ाती थी। राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता शिल्पा की शादी के लिए पहली शर्त यही थी कि उसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जाए। स्वयं नौकरी करती सास को बहू की नौकरी से ऐतराज नहीं हो सकता था। यही सब सोचकर दिवाकर जी ने मित्र रामदेव से उदय और उसकी माँ को रिश्ते के लिए अपने घर लाने को कहा। अगले रविवार को रामदेव अपनी पत्नी सरिता, दोनों बच्चों रिया ऋषभ और उदय व उसकी माँ जानकी देवी के साथ शिल्पा के घर पहुँच गए। मामा, चाचा, मौसा और फूफा वगैरह सब हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में। नागपुर आने के बाद उनसे संपर्क नहीं रहा, या सच कहूँ तो पापा के रहते जिन रिश्तेदारों से हमारी सरकारी कोठी भरी रहती थी, पापा के जाते ही वही रिश्तेदार हम बेसहारा माँ बेटों से कन्नी काटने लगे थे। उदय ने अन्य रिश्तेदारों के बारे में पूछने पर बताया। इसलिए मैं माँ को लेकर नागपुर चला आया और यहाँ के परिवेश में हम एक दूसरे के साथ पूर्णतया संतुष्ट हैं। उदय की शादी हो जाए तो मेरा भरा पूरा परिवार हो जाएगा, जानकी देवी ने जोड़ा। आप शिल्पा को पसंद कर लें तो वो भी जल्दी हो जाएगा, रामदेव जी ने कहा। हम तो आपके बताए विवरण से ही शिल्पा को पसंद करके यहाँ आए हैं, लेकिन हम भी तो शिल्पा को पसंद आनी चाहिए, जानकी देवी हंसी। शिल्पा की पसंद पूछकर ही आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है, शिल्पा की माँ सावित्री जी ने भी उसी अंदाज में कहा। हमारी बेटी की एक ही शर्त है कि आप उसे नौकरी छोड़ने को ना कहें। नहीं कहूँगी, लेकिन एक शर्त पर कि ये भी कभी मुझे नौकरी छोड़ने को नहीं कहेगी। तो फिर तो बात पक्की, मुँह मीठा करवाओ सावित्री बहन। सरिता जी के कहने पर सावित्री जी मिठाई ले आई। चाय नाश्ते के बाद रामदेव ने कहा कि अब सगाई शादी की तारीखें भी तय कर लो। वो तो आप कब छुट्टी देंगे उस पर निर्भर करता है सर, उदय बोला। इस पर भी कि वे स्वयं कब छुट्टी लेते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्हें ही तो करना है, जानकी देवी मुखर होकर बोली। जिस तरह से रामदेव भैया ने यह शादी की बात चलाई है, उसी तरह से सरिता भाभी और रामदेव भैया उदय के अभिभावक बनकर बहू के गृह प्रवेश तक की सभी रस्में निभाएंगे। अब क्या करना है या कैसे करना है उनसे ही पूछिएगा। रहा लेन देन का सवाल तो मुझे बस आपकी बेटी चाहिए, और अब इस विषय में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। जानकी देवी आराम से सोफे से पीठ लगाकर बैठ गई। पूछेंगी कैसे नहीं जानकी जी, शादी में आने वाले रिश्तेदारों के बारे में तो बताना ही होगा, सावित्री जी ने प्रतिवाद किया। शादी में रौनक तो उन लोगों के आने से ही आएगी। रौनक की फिक्र मत करिए, उदय बोला। मेरे बहुत दोस्त और सहकर्मी हैं। ज़्यादा हंगामा चाहिए हो तो मम्मी के छात्र छात्राएं हैं। मेरे छात्र छात्राओं की क्या ज़रूरत है, जानकी देवी हंसी। शिल्पा के ननन देवर है ना, रिया और ऋषभ, अपने दोस्त सहेलियों के साथ धूम मचाने को। सभी हंस पड़े। शादी बहुत धूमधाम और हंसी खुशी से हो गई। शिल्पा उदय के साथ बेहद खुश थी। जानकी देवी से भी उसे कोई शिकायत नहीं थी। कोचिंग कक्षाएं तो सुबह शाम ही लगती हैं, सो जानकी देवी सुबह सुबह ही जाती थी और शिल्पा के कॉलेज निकल जाने के बाद लौटती थी। दिन भर घर में रहती थी, सो नौकरानी से सब काम भी करवा लेती थी। शिल्पा को घर लौटने पर गरम चाय नाश्ता मिल जाता। कुछ देर गपशप के बाद शाम को जानकी देवी फिर कॉलेज चली जाती और शिल्पा पूरी शाम
उदय के साथ जैसे चाहे बिता सकती थी। संक्षेप में, सास के संरक्षण का सुख बगैर किसी हस्तक्षेप या जिम्मेदारी के 1 साल पलक झपकते गुजर गया। माँ बेटे में रात को ही बात होती थी, लेकिन कुछ रोज से शिल्पा को लग रहा था कि जानकी देवी कुछ असहज है। वह उदय से अकेले में बात करने की कोशिश में रहती थी। शिल्पा के आते ही बड़ी सफाई से बात बदल देती थी। शिल्पा ने यह बात अपनी माँ को बताई। बेटी, उदय की माँ का अपना सगा कोई और तो है नहीं जिससे कोई निजी सुख दुख या पुरानी यादें बांटे। तो खुद ही उन्हें अकेला छोड़ा कर, और उदय से भी कभी मत पूछना कि माँ उससे क्या कह रही थी, सावित्री जी ने बेटी को समझाया। एक रात सबने खाना खत्म ही किया था कि बिजली चली गई। उदय और जानकी देवी बाहर बरामदे में बैठ गए और शिल्पा मोमबत्ती की रोशनी में मेज साफ करके रसोई समेटने लगी। काम खत्म करके उसने बेख्याली में मोमबत्ती बुझा दी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बरामदे का रास्ता साफ नजर आ रहा था। वो धीरे से उसी के सहारे आगे बढ़ गई। तभी उसे बरामदे से माँ बेटे की वार्तालाप सुनाई दी। उदय कह रहा था, कितनी भी सिफारिश लगवा लूं, रेलवे से तो भी 3 बेडरूम वाला घर नहीं मिल सकता माँ। कई हजार रुपया किराया देकर बाहर ही घर लेना पड़ेगा। सोच रहा हूँ इतना किराया देने से बेहतर है अपना फ्लैट ही खरीद लें। गाड़ी के बजाय मकान के लिए लोन ले लेता हूँ। उस सब में समय लगेगा उदय। हमें तो 3 कमरों का घर जल्दी से जल्दी चाहिए। जानकी के स्वर में चिंता थी। किराए की फिक्र मत कर, जितना भी होगा मैं देने को तैयार हूँ। तू बस इतना देख कि गेस्ट रूम तुम्हारे व मेरे कमरे से अलग हो। शिल्पा चौंक पड़ी। रेलवे की ओर से उन्हें 2 बेडरूम का कॉटेज नुमा घर मिला हुआ था। सामने छोटा सा लॉन था, पीछे किचन गार्डन और ऊपर खुली छत भी थी। नौकरानी भी पास के बंगले के आउट हाउस में रहती थी, सो देर सबेर जब बुलाओ वो आ ही जाती थी। ये सब छोड़कर किराए के आधुनिक दबड़े नुमा फ्लैट में जाने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी। अपने 3 सदस्यों के परिवार के लिए तो ये घर काफ़ी है, तो फिर क्या कोई मेहमान आ रहा है? मगर कौन? हड़बड़ाओ मत माँ, बराबर वाले घर में विधुर मेहता जी बेटे के साथ रहते हैं और बेटा अगले महीने विदेश जा रहा है। वे खुशी से हमें 1 कमरा दे देंगे। आप अब इस बारे में ना तो फिक्र करो और ना ही बात, उदय ने कहा और पुकारा, तुम अंधेरे और गर्मी में अंदर क्या कर रही हो शिल्पा? हाँ बेटी, यहाँ आकर बैठ, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, जानकी देवी भी बोली। इसका मतलब था कि माँ ने भी बात खत्म कर दी है। अब पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बताएगा, और वैसे भी उदय ने फिलहाल तो मकान बदलना टाल ही दिया था। हरियाणा में होने वाली अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिल्पा के कॉलेज की टीम चुनी गई थी। अपने समय में शिल्पा भी राज्य स्तर की खिलाड़ी रह चुकी थी और अभी भी छात्राओं के साथ अक्सर बैडमिंटन खेलती थी। प्रिंसिपल और छात्राएं चाहती थी कि शिल्पा भी टीम के साथ हरियाणा जाए। शिल्पा ने उदय और जानकी देवी से पूछा। दोनों ने शहर से अनुमति दे दी। लौटने वाले रोज उन सब की ट्रेन रात की थी। लड़कियां घूमना और खरीदारी करना चाहती थी। आयोजकों ने उनके लिए एक प्राइवेट टैक्सी की व्यवस्था करवा दी। ड्राइवर शिवराम अधेड़ उम्र का संभ्रांत व्यक्ति था। उसने बड़ी अच्छी तरह से लड़कियों को दर्शनीय स्थल दिखाए। दिन भर घूमने के बाद शिल्पा थक गई थी, सो मिर्जा नेहरू रोड पहुंचने पर उसने कहा कि वो शॉपिंग के बजाय गाड़ी में आराम करना चाहेगी। इतनी गर्मी में हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे मैडम, लड़कियों ने कहा। मैं हूं ना मैडम के पास, गाड़ी में एसी भी चलता रहेगा, शिवराम ने कहा। आप लोग इत्मीनान से जाकर खरीदारी कर लो। धन्यवाद अंकल, नाम और बोलचाल से तो आप उत्तर भारत के लगते हैं, यहाँ कैसे आ गए? शिल्पा ने पूछा। शिवराम ने आह भरी। अब क्या बताएं मैडम, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि रोटी रोजी के लिए घर से इतनी दूर आना पड़ गया। क्यों,
ऐसा क्या हो गया? अपने घर में सभी पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी में हैं। हमें ना पढ़ना पसंद था ना नौकरी करना। गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, तो बाबूजी ने हमें टैक्सी दिलवा दी। हम भी सबके मुकाबले में कमा खा रहे थे कि तभी हमारे बड़के भैया ने गड़बड़ कर दी। वे थे तो सरकारी अफसर, मगर शबाब और शराब के शौकीन। एक रोज नशे की हालत में एक मातहत की बीवी पर हाथ डाल दिया और पकड़े गए। मामा जी के रसूख से किसी तरह छूट गए। भाभी के चिरौरी करने और बेटे के भविष्य का हवाला देने से कुछ साल तो संभल कर रहे, लेकिन बेटे को रेलवे में नौकरी मिलते ही फिर पुराने रंग ढंग चालू कर दिए और एक नेता की चहेती के साथ मुंह काला करते हुए पकड़े गए। नेता की चहेती थी, सो मामला तूल पकड़ गया और 9 साल की जेल हो गई। परिवार की इतनी बदनामी हुई कि लोग मेरी टैक्सी में बैठने से भी डरने लगे। टैक्सी का धंधा तो शहर के होटल और अन्य संस्थानों से जुड़ने पर ही चलता है, सो उनके नकारे जाने पर यहाँ आ गया। मुझे ही नहीं, भाभी और उनके बेटे को भी अपना शहर छोड़कर दूर जाना पड़ा। शिल्पा की दिलचस्पी थोड़ी बढ़ी। दूर कहाँ? नागपुर। वहाँ रेलवे में इंजीनियर है हमारा भतीजा, लेकिन हमारे ताल्लुकात नहीं हैं अब उनसे। उसने मायूसी से कहा। ऐसा क्यों? परिवार वाले उनसे कन्नी काटने लगे थे। माँ बेटे खुददार थे, सो सबसे दूर चले गए। अब तो भैया की सजा की अवधि भी खत्म होने वाली है, तब शायद वे लोग। तभी लड़कियां शॉपिंग करके आ गई और ड्राइवर चुप हो गया। शिल्पा ने जितना भी सुना था उससे साफ जाहिर था कि वो किसकी बात कर रहा था और क्यों जानकी देवी बड़ा मकान लेने के लिए व्याकुल थी। व्यभिचारी पति को ना नकारना चाहती थी और ना ही उसके साथ रहना। उदय सदा की तरह माँ की भावनाओं का ध्यान रख रहा था, लेकिन शिल्पा की भावनाओं का क्या? परिवार का यह कलुषित सत्य उन्हें शादी से पहले ही बताना चाहिए था। शादी के बाद भी यह कहने वाला उदय कि पति पत्नी तो एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं, कितना बड़ा झूठा था। झूठ की नींव पर टिकी शादी कितने रोज टिक सकेगी? माँ बेटे के व्यवहार से तो लग रहा था कि वे उस बदचलन सजा प्राप्त व्यक्ति को स्वीकार करने वाले थे। भले ही दूर रखें, देर सवेर तो उससे भी वास्ता पड़ेगा ही। फिर उसकी अस्मत का क्या होगा? शिल्पा सोच कर ही सिहर उठी। सिर दर्द के बहाने वो पूरे रास्ते चुप रही और फिर होटल में अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खैर, किसी तरह लंबा सफ़र तय करके घर पहुंची। शुक्र है तुम आ गई, जिया ही नहीं जा रहा था तुम्हारे बगैर, उदय ने विह्वल स्वर में कहा। अब तो मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, शिल्पा ने अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। मगर क्यों? हरियाणा में पुराना प्रेमी मिल गया क्या? उदय ने चुहल की। प्रेमी तो नहीं, हाँ चचिया ससुर शिवराम जरूर मिले थे। मैंने तो तुम्हें अपने जीवन के मूक प्रेम के बारे में भी बता दिया था, जिसका ताना तुमने अभी अभी मुझे दिया है, लेकिन तुमने और माँ ने अपने परिवार के उस घिनौने सच को छिपाया हुआ है, जिसके लिए अपनों से मुंह छिपाकर तुम यहाँ रह रहे हो। झूठ की बुनियाद पर टिकी शादी का कोई भविष्य नहीं होता उदय, और इससे पहले कि वो भरभरा कर गिरे, मैं स्वयं ही यह रिश्ता खत्म कर देती हूँ। तुरंत तलाक लेने के लिए सच्चाई छिपाने का आरोप काफ़ी है। वैसे तो तुम्हें सज़ा भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन अगर चुपचाप तलाक दे दोगे तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, शिल्पा ने सूटकेस में सामान भरते हुए कहा। उदय हतप्रभ हो गया, फिर भी संयत स्वर में बोला, तुमने जो सुना वो सच है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद वाली बात कही है वो सच नहीं है। इस शहर में किसी ने कभी भी हमसे पापा के बारे में नहीं पूछा, तो हम स्वयं आगे बढ़कर क्यों बताते? तुमने देखा होगा शादी के मंडप में दिवंगत माता पिता की तस्वीर रखी जाती है,
मगर हमने तो नहीं रखी, ना किसी ने रखने को कहा। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा कि घर में पापा की कोई तस्वीर क्यों नहीं है, या कभी उनके बारे में कोई और बात पूछी हो। मैंने और माँ ने ये फैसला किया था कि हम स्वयं पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर पूछने पर कुछ छिपाएंगे भी नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो इसमें हमारा क्या कसूर है। एक बात और, माँ विधवा की तरह नहीं रहती, शादी मगर रंगीन कपड़े पहनती हैं और थोड़े बहुत जेवर भी, लेकिन सिंदूर या बिंदी तो नहीं लगाती। शिल्पा को पूछने के लिए यही मिला। तुम लगाती हो? तुम्हारी मम्मी या सरिता आंटी? उदय ने पूछा। कितनी सुहागिनें मांग भरती हैं या पाँव में बिछिया पहनती हैं आजकल। हमने सच को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है शिल्पा। अच्छा, और ये जो मुझे बगैर बताए लोन लेकर बड़ा मकान बनाने की योजना बना रहे हो, उसे क्या कहोगे? शिल्पा ने व्यंग से पूछा। योजना ही है, लिया तो नहीं। पापा के यहाँ आने का पक्का होने पर तुम्हें सब बताने की सोची थी, क्योंकि पापा यहाँ आएंगे अभी ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि वे बहुत बदल चुके हैं और उन्हें संसार से विरक्ति हो गई है। दिल्ली से कोई सज्जन जेल में प्रवचन देने आते हैं और पापा अपना शेष जीवन उनके आश्रम में बिताना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? शिल्पा ने उसकी बात काटी। क्योंकि मैं बगैर माँ को बताए सरकारी काम का बहाना बनाकर पापा से मिलने जेल में जाता रहता हूँ। अदालत की पेशी के दौरान मैंने पापा की आंखों में पश्चाताप देखा था, सो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन माँ पर मैंने अपनी मनसा नहीं थोपी और ना ही अभी से उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि पापा यहाँ नहीं रहेंगे। रिहाई के रोज़ माँ मेरे साथ उन्हें जेल से लेने जाएंगी, तब कह नहीं सकता दोनों की क्या प्रतिक्रिया होगी। पापा को घर लाना चाहेंगी या पापा को अपने रास्ते जाने देंगी और स्वयं जिस रास्ते पर चल रही हैं उसी पर चलेंगी। मेरा यह मानना है शिल्पा कि जिसको जो उचित लगता है वही करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसमें टांग अड़ाने का मुझे कोई हक नहीं है। यानी तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? शिल्पा ने शरारत से पूछा। बशर्ते कि तुम ये सिद्ध कर सको कि तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। वो तो सिद्ध नहीं कर सकती, शिल्पा ने कपड़े अलमारी में वापस रखते हुए कहा, क्योंकि झूठ तो तुमने कभी बोला नहीं। बगैर कभी कुछ पूछे मैं ही अपने सोचे झूठ को सच समझती रही। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।